हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं अब नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और इस संडे Q&A को और एक्साइटिंग बनाएंगे हमारे ट्यूशन के स्टूडेंट जिन्होंने अपनी फीस दे दी है। अगर आप नहीं जानते, कुछ वीडियोज़ पहले हमने जो है उनके बारे में बात की थी, तो उनके बारे में आगे बात करेंगे। और बी वेयर, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना उन लोगों से जो मेरा फोटो लगा के आपके साथ स्कैम करेंगे, या मेरे ही नहीं बल्कि किसी भी यूट्यूबर के जो वीडियोस है उनके नीचे उनका फोटो लगाएंगे और ऊपर लिखा होगा टेलीग्राम मी एट नबील नवाब, या जो भी उन्होंने एक फेक आईडी बनाया होगा टेलीग्राम का, और फिर वहां पे आपको बोलेंगे कि ये 2 फोन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे 3,000 दे दो, 5,000 दे दो, या 500 रुपए दे दो। 1 रुपया भी उनको देना नहीं। आपको कभी भी कोई गिव अवे जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए से ही बताया जाएगा। किसी के भी कमेंट के नीचे हम कमेंट करके आपको गिव अवे के लिए नहीं बुलाते। कुछ लोग इतने जाहिल होते, मतलब इतना मैं समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, हर Q&A में बोल रहा हूँ, उसके बावजूद भी जाकर जो है इन स्कैमर्स के चक्कर में फंस जाते, उनको अपना पैसा देते और आके गुस्सा जो है मुझ पे निकालते कि तुमने हमारा पैसा चुरा दिया। अब जिसको किसी ने, एक बंदा था जिसने मुझे ईमेल भी किया था कि उसने स्कैमर को जो है पेटीएम किया या फिर यूपीआई से पेमेंट किया, गूगल पे से, और उसका नाम है बलजीत। अभी बलजीत मेरा नाम है क्या? बलजीत नवाब ये तो नहीं है ना, नबील नवाब है। तो इतना जो है कॉमन सेंस बंदे में होना चाहिए कि हम किसको पैसा दे रहे हैं, सामने वाला हमको क्या दे रहा है, और क्यों इतनी लालच है और क्यों इतनी हिरिस है बंदों के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता कि स्कैमर्स आपको फंसाने की कोशिश करें, लेकिन आप क्यों फंस रहे हो भाई? थोड़ा तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, जिनको नहीं पता है उनको बोलना मेरा काम है, और हर संडे Q&A मैं बोलता हूँ कि स्कैमर्स से जो है सावधान रहना। पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे निशांत ने। निशांत खंडागले बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे जब स्टोरीज अपलोड करता हूँ तो वो स्टोरी जो है 4K 60 FPS पे अगर मैं शूट करूँ तो वो जो है 30 FPS ऑटोमेटिकली हो जाती है। बहुत ही यूनिक आपका प्रॉब्लम है, और आप बता भी रहे हैं कि आपने जो है इंस्टाग्राम में हायर क्वालिटी अपलोड्स को भी एनेबल करके रखा है, जो मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था। अब मैंने ये चीज़ देखकर, आपकी ये जो क्वेश्चन है देखकर, मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे, या एक वीडियो जो है वो भी यहाँ पे लगाया हुआ है, आप खुद चेक कर लो। 4K 60 FPS का वीडियो है, भले ही इजीली आप देख सकते हो। iOS 15 iOS 16 के अंदर स्वाइप अप करना है आपको किसी भी वीडियो के ऊपर, और वो जो है मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया और उसको डाउनलोड किया वापस उस स्टोरी को। तो मैंने जब उसको चेक किया तो वो 1080p 60 FPS पे ही रहा, यानी कि उसको जो फ्रेम रेट है वो रिड्यूस नहीं किया। इंस्टाग्राम का अपना कंप्रेशन होता है, ऑब्वियसली उनके भी जो सर्वर्स है उस पर लोड पड़ता है, तो 4K को वो 1080p बना देते हैं और इनफ है 1080p एक फोन पे देखने के लिए, लेकिन जो फ्रेम रेट है उसको उसने कम नहीं किया। तो एक बार आप चेक करो इस तरीके से, और फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपको इंस्टाग्राम की टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके फोन की सेटिंग्स या इंस्टाग्राम की सेटिंग्स की कोई भी दोष नहीं है। अगला क्वेश्चन है गाइस सुब्रजीत का। ये बोलते हैं अगर आईफोन 14 लॉन्च से पहले ही इंडिया में असेंबल हो रहा है तो लॉन्च के टाइम पे उसका प्राइस क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्या दूसरे असेंबल्ड आईफोन्स जो इंडिया में असेंबल होते हैं उनकी तरह ही रहेगा, या फिर कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा? मेरे हिसाब से जो आईफोन 14 का लॉन्च के टाइम का प्राइस रहेगा वो वही रहेगा जो आईफोन 13 का था, यानी कि 80,000 के आसपास। 14 मिनी तो अब रहेगा नहीं, तो यहाँ पे 80,000 से ही वो शुरू होगा, 80,000, और फिर 14 मैक्स का जो है 90,000। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस को। अगर कुछ और फैक्टर्स आ गए इसके बीच में तो प्राइस रेज भी हो सकता है। एप्पल जो है इनिशियली लॉन्च के टाइम पे कभी भी उसको और कम दामों में लॉन्च नहीं करेगा, काफी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आईफोन 13 सीरीज भी जो है उसको कंटिन्यू रखना है। उसका प्राइस कम करके उसका एमआरपी 80 से जो है फिर कम कर देगा $100 हमेशा की तरह, तो वो 70 के आसपास उसका एमआरपी हो जाएगा। जो भी उस टाइम पे प्राइस रहेगा वो हो जाएगा, और फिर ये जो फोन है वो हायर प्राइस पे लॉन्च करेगा, क्योंकि उस हिसाब से उनको सारी चीजें जो है अरेंज करनी होती है। अगर आईफोन 12 भी जो है कंटिन्यू रखा तो फिर उसके नीचे आईफोन 12 रहेगा, आईफोन 11 हो सकता है मोस्टली डिसकंटिन्यू हो जाए, ताकि इनका पूरा जो लाइनअप है ये 5G का हो जाए। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच, 1 महीने का टाइम है, आप भी रुकिए, इंतजार कीजिए, आपको कुछ अच्छी डील ही देखने मिलेगी अगर आप रुकते हैं तो। एक और आईफोन 14 सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है फिरोज का। ये बोलते हैं कि आईफोन 13 के नॉन प्रो और 14 के नॉन प्रो के अंदर अगर चिपसेट सेम है तो अपग्रेड करना चाहिए या नहीं? देखो, वैसे भी अगर आप एक आईफोन लेते हो, जैसे मैंने समझो 13 प्रो लिया, मेरा तो काम भाई यूट्यूब वीडियोस बनाना है, तो मैं तो लूंगा ही हर साल इंशाल्लाह नया जो फोन आएगा वो, लेकिन आपका काम तो वैसा नहीं है। तो अगर कोई एक आईफोन लेता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस आईफोन को 3 से 5 साल तक वो इस्तेमाल करे, उसका पूरा पैसा वसूल करे, उसके बाद बेच के अपग्रेड करे, या फिर हर साल अपग्रेड करे। अब हर साल अपग्रेड क्यों करे? मे भी इसलिए क्योंकि उसको एक बेटर रीसेल वैल्यू मिल जाती, पैसा ज़्यादा टूटता नहीं, और एक नया फोन भी हाथ में आ जाता है। किसी को हमेशा एक नया फोन हाथ में चाहिए होता है, और फिर कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कैमरा से चाहिए, या बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग के लिए, या कोई भी और रीजन हो सकता है। अगर ये सब रीजन नहीं है आपके तो वेट करना ही बेटर है। वैसे भी एक साल के आईफोन दूसरे साल के आईफोन में कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं रहता है, परफॉर्मेंस तो सारे आईफोन्स का ही अच्छा है। अब आईफोन 13 है और 12 प्रो भी उसके साथ जो है सेम प्राइस में मिलता है। तो मैं तो अगर आपकी जगह रहता, मतलब एक नॉर्मल यूजर के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं 12 प्रो ले लेता, क्योंकि बेटर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती मुझे, उसमें कैमरा के अंदर एक लेंस एक्स्ट्रा मिल जाती जिससे मैं कुछ और चीजें कर सकता। वहीं पे 13 के लिए अगर जाऊं मैं तो यहाँ पे मुझे जो है 12 प्रो के मुकाबले
थोड़ी इंफीरियर बिल्ड क्वालिटी, एल्यूमिनियम का जो फ्रेम वगैरह वो देखने मिलता है। लेकिन एक चीज़ कैमरा के अंदर इंप्रूवमेंट है जो कि है सिनेमैटिक मोड। तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, फिर ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ चिपसेट है ही नहीं, काफ़ी और चीज़ों का भी डिफरेंस हो सकता है। ऐसा तो नहीं एप्पल के सेम टू सेम फोन वापस लॉन्च कर दे। तो जस्ट वेट एंड वॉच, 1 महीने का टाइम है, आपको रुकना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए रिव्यूज देखने के बाद। अगला क्वेश्चन है विराट का, ये एयरपॉड्स प्रो से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं जो उसकी फर्स्ट कॉपी आती है उसको कंपेयर करो ओरिजिनल एयरपॉड्स के साउंड से, प्लीज इस पर वीडियो बनाओ। देखो वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। साउंड क्वालिटी आपको ऐसे नॉर्मल सुनेंगे तो ठीक ठाक ही लगेगी, कॉपी वाले की भी, नो डाउट। लेकिन फिर जब आप इतना पैसा देते हो आपको डेफिनेटली बेटर साउंड क्वालिटी देखने मिलती है। नॉइस कैंसिलेशन अगर कॉपी वाले क्लोन में आ भी जाता है तब भी वो मैच नहीं करेगा एप्पल के नॉइस कैंसिलेशन से। इसलिए तो इतना सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ये प्रोडक्ट को बनाने में जो है खर्च करती है कंपनी, और उस हिसाब से जो अपना प्रॉफिट रख के फिर हमसे मोटा पैसा वसूल भी करती है। तो कॉपी वाली चीज़ जो है आपको सिमिलर चीज़ दे सकती है, सेम नहीं दे सकती। सिमिलर परफॉर्मेंस दे सकती है, सेम परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। अगला क्वेश्चन है अविनाश राणा का। ये बोलते हैं कि एयरपॉड सेकंड जनरेशन और एप्पल पेंसिल 2 है मेरे पास, क्या पूरा टाइम इनको चार्जिंग पे लगा के रखने में कोई बुराई है क्या? अब मेरी एप्पल पेंसिल जो है वो हमेशा मेरे आईपैड से कनेक्टेड रहती है और हमेशा उसको वो 100% पे रखता है। तो यहाँ पे मैं इतना माइंड नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी बैटरी चले तो हमेशा उसको चार्जिंग पे लगा के नहीं रखना चाहिए। हालांकि एप्पल पेंसिल हो, एयरपॉड्स हो, इस पर ओवर चार्ज प्रोटेक्शन रहता है। ओवर चार्जिंग जब भी होने लगती है वो चार्जिंग को बंद कर देता है 100% होने के बाद। लेकिन होता क्या है, कोई भी चीज़, फ़ोन हो आपका या फिर एयरपॉड्स हो आपके, उसको आप चार्जिंग पे लगा के रख सकते हैं, लेकिन 100 के बाद कभी ना कभी वो 99 पे आएगा, और जब वो आएगा तो इंस्टेंटली फिर उसको जो है वो चार्जिंग मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती है आपके प्रोडक्ट्स जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी बैटरी के लिए। तो बेटर है कि आप 100% होने के बाद, या मे बी अगर चलो आप भूल भी गए तो आधा 1 घंटा चार्जिंग पे रहेगा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर पूरा टाइम उसको चार्जिंग पे लगा के रखना जो है वो अच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रज्वल का। ये बोलते एयरपॉड्स मैक्स जो है जो 60,000 रुपए के आते हैं, हो सकता है अभी थोड़े बहुत कम हो गए होंगे, वो लेना चाहिए क्या, या फिर कुछ नेक्स्ट जनरेशन आ सकता है? देखो नेक्स्ट जनरेशन आ सकता है और ये फर्स्ट जनरेशन का प्रोडक्ट है और इसमें काफी सारे बग्स थे, एप्पल ने सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उसको फिक्स किया। मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगा आपको, लेकिन हाँ अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो और म्यूजिक वगैरह सुनने के बहुत ज्यादा शौकीन हो तब आप इतने महंगे जो एयरपॉड्स है इनके लिए जा सकते हैं। देखो मैंने भी खरीदा था, रिव्यू करने के बाद जो है उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं म्यूजिक वगैरह सुनता नहीं और मेरे वो कुछ काम का नहीं, और ऐसी भी चीज़ नहीं है जिसके अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। जो रिव्यू बनाना था वो बना दिया, मस्ती मजाक वाला भी बनाया और सीरियस वाला भी, लेकिन उसके बाद मैंने उसको जो है अपनी लाइफ से हटा दिया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं मैं बहुत ज़्यादा म्यूजिक का शौकीन हूँ, मुझे एक एक जो है हर चीज़ क्लियरली सुनना है, एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए जो कि मेरे एप्पल इकोसिस्टम के साथ भी अच्छे तरीके से चला जाए, सारे डिवाइस एक साथ कनेक्टेड रहे, तो आप ले सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन है अनिल कुमार संगोले का। ये बोलते हैं मैं काफी टाइम से आपके वीडियोस देख रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ आईफोन लेने का, लेकिन मैं एप्पल इकोसिस्टम में इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहता, तो क्या आईफोन लेना चाहिए? आईफोन अपने आप में भी जो है एक जबरदस्त डिवाइस है, आपको एप्पल इकोसिस्टम में होने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं दिन भर अपने आईपैड को हाथ ना लगाऊं, अपने एप्पल वॉच पहनूं नहीं, अपने एयरपॉड्स को इस्तेमाल नहीं करूं, अपने मैकबुक को ओपन नहीं करूं, तब भी मैं अपने आईफोन को यूज कर सकता हूं और जो भी मेरे डे टू डे लाइफ के टास्क है वो मैं अपने आईफोन पे कर सकता हूं। एक्चुअली एंड्रॉइड फोन जो है वो किन लोगों के लिए बेटर होता है? जिन लोगों को सारी चीजें वो अपने फोन पे करनी होती है तो उनके लिए काफी बेहतर होता है, क्योंकि देखो आईफोन में आसानी से आप पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, बहुत सारी चीजें जो है इस टाइप की छोटी छोटी चीजें होती है। लेकिन अगर आप वो सारे काम नहीं करते हो देन इट इज अ वेरी गुड डिवाइस, क्योंकि कैमरा क्वालिटी फैंटास्टिक निकल के आती है, कॉल क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, यूजर इंटरफेस अच्छा है, ब्लोटवेयर नहीं है, एड्स नहीं है, काफी मजा आता है। एप्लीकेशन का इंटरफेस भी अगर आप देखेंगे उसकी भी जो क्वालिटी देखेंगे वो भी एंड्रॉइड के ऐप से बेटर है। तो आपका क्या फंक्शन है, आपका क्या पर्पस है लेने का, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एप्पल इकोसिस्टम में रहना जो है एक आईफोन यूजर के लिए कोई भी जरूरी नहीं है, बिना एप्पल इकोसिस्टम के भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। वॉच जो है सस्ती से सस्ती 1000-2000 वाली भी आईफोन के साथ चल जाती है, ईयरबड जो है 500-1000 वाले भी अपने आईफोन के साथ चल जाते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इकोसिस्टम में आएंगे तो कुछ और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप आईफोन लेते हो इकोसिस्टम में आप खर्चा करें। अगला क्वेश्चन है अर्पित का। ये बोलते 15 से 20 लाख का अगर बजट हो तो आप कौन सी कार लेना प्रेफर करेंगे? देखो मैंने अभी रिसेंटली कार लिया है जिसका नाम है Volkswagen टाइगून। 17-18 लाख रुपए की वो कार है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 3 सिलेंडर का, फ्यूल एफिशिएंसी जो है 15 से 20 किलोमीटर पर लीटर की दे देती है। अगर हाईवे पे रहोगे सिर्फ तो आपको 20 का एवरेज मिल जाएगा। अगर आप सिटी और हाईवे मिक्स चलाओगे, थोड़ा हाईवे ज़्यादा सिटी कम, तो 15 आ जाएगा। सिर्फ सिटी चलाओगे तो 10 से 12 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये गाड़ी लिया है और पर्पस ये था कि मेरे फादर को जो है ईजिली चलाने मिले। छोटी गाड़ी है, पार्क करने में आसानी है, क्वालिटी अच्छी है, इसलिए थोड़ा पैसा भी ज़्यादा दे दिया। टॉर्क कन्वर्टर इसका ट्रांसमिशन है तो उसको जो है उस ऑटोमेटिक को चलाने में मजा आ जाता है, लैगी वैसा फील नहीं होता। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, पहले Volkswagen की वेंटो थी 1.6 लीटर की TDI डीजल वाली,
टर्बो डीजल वाली, तो वो थोड़ा एक पंच उतना नहीं है, लेकिन हाँ मिलता है टर्बो डीजल होने की वजह से। तो ये मेरा पर्पस था, 4 आदमी बिठाने, 5वां आदमी जो है कंफर्टेबली इन गाड़ियों के अंदर, जो ये टाइप की कॉम्पैक्ट एसयूवीज है उनके अंदर बैठता नहीं है। अब 15 से 20 लाख रुपए का आपका बजट है, तो आपको कौन सी कार लेना चाहिए ये आपको जो है खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आपके सेडान्स का ऑप्शन है, काफी अच्छे अच्छे सेडान्स है, होंडा सिटी है, वर्टिस है, स्लाविया है, ये सेडान्स में से किसी एक के लिए आप जा सकते हैं। मैं अगर आपकी जगह रहता सेडान चूज करना होता तो मैं फोक्सवैगन की वर्टिस सिलेक्ट करता, अगर मेरे पास 20 लाख का बजट है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में मैं ऑलरेडी टाइगून सिलेक्ट कर चुका हूं, अभी जो है टोयोटा की हाई राइडर, मारुति की ग्रैंड विटारा भी आ चुकी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और क्या बताऊं मैं आपको, इसके आगे आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विक्रांत सोनवने का, ये बोलते हैं यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर है जो वीडियो दिखा रहे हैं कि 14 लॉन्च पे मेड इन इंडिया देखने को मिलेगा, क्या ये सच है? और आईफोन यूजर अगर मैं हूं और आईफोन 11 है और मैं अपग्रेड करना चाहता हूं तो 12 प्रो मैक्स में तो वर्थ है क्या? बिल्कुल वर्थ रहता है। प्रो और प्रो मैक्स मॉडल जो है बहुत हाई क्वालिटी के मॉडल्स होते हैं। 11 से आप उस पर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन कोशिश करो भाई 13 प्रो वगैरह ले लो, क्योंकि आपके आईफोन 11 का जो स्क्रीन साइज है वो आपको 13 प्रो में मिल जाएगा। हायर रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, प्रोमोशन डिस्प्ले, और 5G तो है ही दोनों के अंदर, और नॉच भी छोटा मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये बेटर ही है 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स से। तो आपकी मर्जी, आगे आप सोच सकते हैं। सिमिलर प्राइस में मिलेगा शायद 85 अगर में, तो ग्लोबल मिल जाता है 13 प्रो। रही बात 14, आईफोन 14 क्या लॉन्च पे ही मेड इन इंडिया देखने को मिलेगा, इंडिया में बनेगा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं, लॉन्च के साथ जो है ये मेड इन इंडिया शायद देखने ना मिले, क्योंकि कभी भी एप्पल ऐसा करता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक रूमर है, एक लीक है, मैं भी आपको बहुत सारी खबर जो है आईफोन 14 सीरीज से रिलेटेड बताता हूँ। जो लीकर्स होते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, उनसे जो खबर आती है वो हमको आपको बताना होता है, तो वो चीज़ हम आपको बता दें, लेकिन अभी इस पर कोई स्टैम्प लगा के नहीं बोल सकता कि हाँ ये चीज़ होगी, प्राइस कम होगा ही। हाँ ये एक एंटिसिपेशन है हमारा, एक उम्मीद भी है हमारी कि भाई हाँ मेड इन इंडिया हो जाएगा, तो होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, जब लॉन्च होगा तभी हमको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है विप्लव परमार का, ये बोलते हैं पर्सनली 13 प्रो यूज करिए 13 प्रो मैक्स, मैंने आपके वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था स्विच कर लिया 13 प्रो मैक्स पर अभी आप रिसेंटली 13 प्रो ही दिखा रहे हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका प्राइमरी डिवाइस कौन सा है। और मैंने 13 प्रो ग्लोबल लिया है, तो सोच रहा हूँ कि 14 प्रो मैक्स लूँ, तो मेरा ग्लोबल वर्जन एप्पल इंडिया में रिप्लेस करके 14 प्रो मैक्स हो जाएगा क्या? नहीं, प्लीज बताइए। रिप्लेस कौन करता है भाई? रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, आप जो है सेल करेंगे एप्पल के स्टोर पे, वो लोग कैशिवा वगैरह के साथ टाई अप होता है, तो वो लोग आपका फोन ले लेते हैं और आपका नया फोन देते हैं उतना डिस्काउंट करके, तो बिल्कुल लेंगे। ग्लोबल हो, कहीं का भी हो, रशिया का हो, चाइना का हो, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 13 प्रो, मैं 13 प्रो मैक्स यूज कर रहा था एज अ प्राइमरी डिवाइस। उसके बाद जब मैंने 13 प्रो पे मूव किया तो मुझे ऐसा लगा भाई ये कंफर्टेबल साइज है, क्योंकि अपने को कार चलाना होता है, अपन आउटडोर्स में जाते हैं, शूटिंग करते हैं, रील्स बनाते हैं, थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के, तो कई बार मैं अपने फोन को इस्तेमाल करता हूँ, तो 13 प्रो मैक्स थोड़ा बड़ा और भारी हो जाता है, क्योंकि प्रो भी अपने आप में काफ़ी भारी डिवाइस है, लेकिन छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो इस्तेमाल करने में जो है थोड़ी आसानी रह जाती है, खास करके कार चलाते वक्त। अगर कुछ करना है इमरजेंसी में, कुछ भी करना है, मैं तो रेकमेंड नहीं करता यूज़ करना, लेकिन आप लोग जानते हैं कि थोड़ी बहुत हम लोग जो है कभी कभी हमको इस्तेमाल करना होता है, तो उस टाइम पे जो है मुझे ये साइज़ ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए मैं 13 प्रो पे ही शिफ्ट हो गया इस बार। और 13 प्रो मैक्स जो है मैंने सेल ही कर दिया है, क्योंकि रख के अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। जो इस 13 प्रो में और 13 प्रो मैक्स में जितने भी डिफरेंसेस, जितने भी वीडियोस थे, मैं ऑलरेडी बना के आपको बता चुका हूँ। अभी 14 की सीरीज़ के अंदर कैसा रहता है प्रो और प्रो मैक्स, दोनों लेके देखेंगे इंशाल्लाह, जो बेटर रहेगा उस पर कायम हो जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हर्षित पटेल का, ये बोलते हैं 5G की बात करें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 5G में डेली कंजम्पशन कितना होगा। बहुत लोग का ये बोलना है कि भाई 1 GB या 2 GB डेटा होता है, वो दिन भर में खत्म हो जाएगा, लेकिन 5G आएगा तो 10 GB डेटा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब अपने ऊपर रहता है। देखो आपको पता है कि 4G के अंदर आपको क्या स्पीड मिल रही है और कितना डेटा आपके पास है। आप स्पीड के हिसाब से थोड़ी ना आपके जो YouTube का वीडियो उसका रेजोल्यूशन सेट करते हो, डेटा भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है। स्पीड तो चलो आपको मिल जा रही है 720p का, आप वीडियो चला सकते हो, लेकिन आप चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे, क्योंकि आपको मालूम है 2 GB डेटा जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आप 360p पे 480p पे देखते हो। तो 5G भी है, आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है 4K में चला दो वीडियो, लेकिन आपको पता है कि आपके पास डेटा कितना है, दिन भर का 2 GB है, तो आप चलाएंगे उसको वही 360p पे 480p पे। तो सब अपने ऊपर रहता है, डेटा मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ता है। कंजम्पशन कितना भी आप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, और नहीं है आपको काम तो चलाओ फिर वही 360 और 480p पे, चल जाएगा आपका दिन भर। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद तैयब का, बोलते आपके आईफोन के स्क्रीन में मुस्लिम कैलेंडर कैसे आ गया? जो इस्लामिक कैलेंडर आता है वो अल्टरनेट कैलेंडर हमारे आईफोन्स के अंदर दिया हुआ ही होता है। तो आप सेटिंग में जाइए, कैलेंडर वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, आपको चाइनीज़ मिल जाएगा, इस्लामिक कैलेंडर मिल जाएगा, एक दो और कैलेंडर्स मिल जाएंगे, उसमें से आप लगा सकते हो। तो आपका जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अनिल शिंदे का, और ये बोलते हैं कि आईफोन 13 परचेस किया था, उसके साथ यूनिकॉर्न एप्पल स्टोर में 1 ईयर का इंश्योरेंस दिया था, अब अगले ईयर कंटिन्यू करना चाहिए। अब भाई इंश्योरेंस मैं तो लेता नहीं और ना मैं रेकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर आपने लिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एक मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो रही है कि मेरा महंगा फ़ोन अगर गिर जाए, टूट जाए,
तो उसका जो रिपेयर है वो फ्री में हो जाएगा, तो आप ले सकते हो। ये कंप्लीटली आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो, कितना बिलीव करते हो इंश्योरेंस पे, और आपको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। देखो, मैं आपको अगर मना करूंगा कि मत लो, कल को आपका फ़ोन टूट गया तो आप बोलेंगे नबील भाई आपने मना किया था, फ़ोन टूट गया, इंश्योरेंस होता तो मेरा काम फ्री में हो जाता। तो ये आपको डिसाइड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हैदर खान, ये बोलते हैं कि आपकी सारी वीडियो फॉलो करता हूँ, मुझे पूछना था कि आईफोन 12 प्रो मैक्स को अगर 5 मंथ्स के लिए स्टोर करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी एप्पल डिवाइस को स्टोर करने का तरीका ये है कि आप उसकी बैटरी को 50% चार्ज करें और उसको फिर जो है ऑफ करके रख दे। इस तरीके से आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। एप्पल का ही रिकमेंडेशन है, आप जाके उनके जो एडवाइस है वो पढ़ सकते हैं एप्पल सपोर्ट के, और उसमें ये बताया गया है फुल चार्ज करके आपको नहीं रखना चाहिए, ना ही एकदम ड्रेन करके। 50% आइडियल है चार्ज स्टोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है अमान खान का, बोलते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स लेने का सोचो बड़ी बैटरी की वजह से। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भाई 13 प्रो मैक्स 13 प्रो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या ऑफलाइन में मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, इसके बारे में बताइए मुझे। देखो, मैं आपका इतना बड़ा कमेंट तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि पब्लिक भी सो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई डिसकंटिन्यू से कुछ नहीं होता। जैसे अभी मैंने बताया किसी को कि भाई 12 प्रो भी अच्छा है, 12 प्रो मैक्स भी अच्छा है, लोग लेते भी है, 11 प्रो भी लेते हैं, 11 प्रो मैक्स भी लेते हैं, ये सारे फोन जो है डिसकंटिन्यूड है। प्रो मॉडल क्या है, अगर डिसकंटिन्यू एप्पल नहीं करेगा, समझो 13 प्रो मैक्स डिसकंटिन्यू नहीं किया, तो 14 का जो नॉन प्रो है कोई लेगा क्या? कोई नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फोन इतने अच्छे कि 14 के नॉन प्रो से बेटर है ये फोन, तो उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। डिसकंटिन्यू मतलब क्या, उसकी जान नहीं निकाल लेता एप्पल, उसके अंदर के पुर्जे नहीं निकाल लेता एप्पल, ना ही उसको सॉफ्टवेयर सपोर्ट बंद करता है, बस उसको अपने ऑफिशियल चैनल से जो है बेचना बंद कर देता है। तो आप एप्पल की वेबसाइट से या एप्पल की स्टोर से उसको नहीं खरीद सकते, लेकिन क्योंकि इतने सारे उन्होंने यूनिट्स बना के रखे हैं, वो आपको आसानी से ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह मिल जाएंगे। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है। डिसकंटिन्यूड आईफोन क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियोस बना चुका हूं। अगला क्वेश्चन है सैम का, बेचारे बड़े परेशान है, बहुत जगह उन्होंने कमेंट किया, लेकिन भाई कमेंट का रिप्लाई Q&A में ही दिया जाता है। मैंने हालांकि उनको रिप्लाई दिया था, फिर भी यहाँ पे ले लेता हूँ। बोलते हैं बहुत लोगों को अमेजॉन फ्लिपकार्ट से फोन मंगाने में ब्रेक मिल गया है, तो लेना सेफ है क्या नहीं। देखो भाई, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, तो क्यों पैसा डालना है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, अपने लोकल एप्पल स्टोर में जाओ, 2-5 हज़ार रुपये ज्यादा भी देना पड़े तो दिमागी और दिल के सुकून के साथ आप फोन ले लो वहां से। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट से फोन मंगाया, आपको फोन आ गया, उसके बाद भी आपके दिल में डाउट रहेगा, कहीं इन्होंने यूज्ड फोन तो नहीं बेच दिया, कहीं ये क्लोन तो नहीं है, कहीं किसी ने इसका बॉक्स तो नहीं ओपन किया होगा, अगर कभी उसके अंदर डस्ट आ गई, कुछ पानी चला गया, कुछ आ गया, अरे किसी ने इसको खोला तो नहीं होगा। तो भाई सीधा एप्पल स्टोर में जाओ, वहां से फोन उठाओ, 2-5 हज़ार रुपए ज्यादा उनके मुंह पे मारो और अपने दिल के सुकून को हासिल कर लो। अगला क्वेश्चन है शांतनु का, बोलते SE3 लेने का सोच रहा हूं बट कंफ्यूज हूं कि 5G के सारे बैंड्स है क्या उसके अंदर। आईफोन्स के अंदर जितने बैंड्स आते हैं आपको हार्डली कोई एंड्रॉइड फोन जो है उसमें देखने मिलेगा। जनरली फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन जो थे सैमसंग के, उनमें देखने मिलता है 17-18 बैंड जो है 5G के आते हैं। कोई भी बैंड आएगा ना तो आराम से आपके आईफोन पे चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अश्विनी भटनागर का, बोलते हैं मैंने आपको अनसब्सक्राइब किया। तो भाई अनसब्सक्राइब किया हो तो आपने कमेंट करने की जहमत क्यों उठा ली। अब आपने कमेंट कर लिया तो आपका जो है कमेंट यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि बेवकूफ़ी भरी जो बात होती है वो भी हमारे यूजर्स को जो है बताना पड़ता है ताकि वो आपके ऊपर हंस सके। तो बोलते एप्पल के अलावा लाइफ में कुछ और नहीं है क्या इंटरेस्टिंग। भाई मेरे लाइफ में तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है और एप्पल भी उसका एक हिस्सा है। एंथुजियास्ट जो होता है, चाहे वो कार का हो, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो एंड्रॉइड फोन का हो, उसको उसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हर चीज़ आपको भी कुछ ना कुछ देखने में, कुछ ना कुछ करने में अपने लाइफ में जो मज़ा आता होगा। आप भी किसी चीज़ के बारे में एंथुजियाज्म रखते होंगे, और नहीं रखते होंगे तो भाई बड़ी बोरिंग है आपकी लाइफ। तो यहाँ पे बोलते हैं 50,000 का माल जो है 1.5 लाख में बेचता है एप्पल, टोपी पहना रखी है सबको, बात तुम्हारे जैसे यूट्यूबर की है, डिफेंड करने को कमीशन मिलता है। बहुत अच्छी बात है भाई, कमीशन मिलता है। हर इंसान को कमीशन हो चाहे पेमेंट हो, हर किसी को कहीं ना कहीं से पैसे कमाने होते हैं। आपकी भी फैमिली होगी, बीवी बच्चे होंगे, अब आप भीख मांगे तो अपना घर नहीं चलाते होंगे, उनका पेट तो नहीं भरते होंगे, आप भी मेहनत करते होंगे, आप भी काम करते होंगे। अगर मैं नॉलेज बांट रहा हूँ और उससे मुझे पैसा मिल रहा है, एप्पल कमीशन दे या कोई सैमसंग कमीशन दे या फिर पैसा दे, मेरे बैंक अकाउंट को भर दे, वो मेरा नसीब और मेरी किस्मत है। अगर आपकी किस्मत में वो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जलो मत। और आ गए हमारे ट्यूशन के स्टूडेंट, जिसके साथ आपका दिन बना दूंगा, रात बना दूंगा, संडे को जो है हरा भरा कर दूंगा मैं इनके कमेंट के साथ। इन्होंने फीस दे दी है तो इनका कमेंट जो है लेना बड़ा ज़रूरी है। लास्ट टाइम ही मैंने इनको बोला था, ये मुझे कुछ बोल रहे थे कि भाई मौलाना तुम ऐसा वैसा, तो मैंने बोला भाई मौलाना की फ़ीस दे दो तो मौलाना आपको तरबियत भी करेंगे। तो ये हमारे जो स्कूल है इसमें वापस आ चुके हैं, मियाँ आमिर है इनका नाम। बोलते अबे वो बदतमीज़, तेरी वीडियो जिसमें तू एरोगेंस के साथ कह रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 को कंपेयर नहीं कर सकते एंटूटू के स्कोर्स आईफोन के साथ, तो फिर तू फोन की वीडियो कैसे बनाता है, नथिंग फोन को आईफोन से कैसे कंपेयर करता है। देखो आमिर, ठीक है आपने फीस दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप टीचर के साथ बदतमीजी करो। तमीज़ भी आप सीखो। अच्छे फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो तो बताइए आप, क्योंकि नीचे आप गाली वगैरह दे रही है, अच्छी बात नहीं है ना। टीचर से अच्छे से तमीज़ से बात करना चाहिए आपको। रही बात जो सवाल आपने पूछा है, मैंने यहाँ पे क्यों लिया, देखो आपने फीस दे दी और आपकी अच्छे से जो है
तरबियत करना, आपको अच्छे से पढ़ाना, आपको एक्सप्लेन करना मेरा काम है। फीस देते हो तो पूरा पैसा वसूल होना चाहिए ना आपका। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप लिख रहे हो और जो आप बोल रहे हो, आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। क्यों ऐसा है? पहली बात तो आप मुझे बदतमीज बोल रहे हो और उसके बाद आप खुद बदतमीजी कर रहे हो, तो यहाँ पे आप हो गए हिपोक्रेट। और दूसरी चीज आप ये चीज कर रहे हो कि आप बता रहे हो कि आईफोन का, एप्पल के जो ए सीरीज के चिपसेट है उसका एंटूडू स्कोर जो है स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ या एंड्रॉइड फोन्स के साथ जो है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये एंटूडू वाले खुद बोल रहे हैं, लेकिन मैं फोन को कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि फोन में बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ एंटूडू का स्कोर नहीं होता है। गिग बेंच का स्कोर आप कंपेयर कर सकते हो, कैमरास कंपेयर कर सकते हो, डिस्प्ले कंपेयर कर सकते हो, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेयर कर सकते हो। दोनों फोन है, दोनों के अंदर कैमरास है, दोनों के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं आईफोन और एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा हूं और दोनों जो है वही काम करते हैं बेसिकली, लेकिन कुछ चीजें अलग होती है। वो चीजों को छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर्स जो है वो कंपेयर किए जा सकते हैं। इनफैक्ट हर कुछ सिर्फ एंटूडू का स्कोर है क्योंकि एंटूडू वाले खुद बोल रहे हैं कि हम जिन पैरामीटर्स के ऊपर इनका जो स्कोर निकालते हैं वो कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम उनको कंपेयर करते हैं। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। अब आप थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े से आप बड़े हो जाएंगे, उम्र हो जाएगी, तो उम्र के साथ साथ आप तमीज भी सीख जाएंगे और आपको ये नॉलेज भी हो जाएगी। ऐसे ही हमारे चैनल के जुड़े रहना और हर महीने अपनी फीस देते रहना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।